नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे मिल्कीपुर में बीजेपी की बढ़त पर योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया की। बताएंगे आपको वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को किसने दी वार्निंग। दिखाएंगे आपको अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा का पहला इंटरव्यू और बुलेटिन के आखिरी में आपको दिखाएंगे चुनाव हारने के बाद क्या बोले केजरीवाल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मिल्कीपुर में अपना ही बूथ हार गए सपा सांसद। दिल्ली का चौतरफा विकास, पीएम मोदी बोले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। प्रवेश वर्मा की बेटी बोली दूसरी बार मौका देने की गलती दिल्ली के लोग नहीं करते हैं। पीएम मोदी 12 या 13 फरवरी को करेंगे अमेरिका का दौरा। पीएम मोदी 12 या 13 फरवरी को करेंगे अमेरिका का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति और चीन के उप प्रधानमंत्री समेत कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ओर से आयोजित डिनर में शामिल भी होंगे। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिका का दौरा भी करेंगे। मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त पर योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया। मिल्कीपुर विधानसभा चुनावों में आज वोटों की गिनती थी। शुरुआती राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने भारी मतों से बढ़त बना ली, तो वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चल रहे थे, जिसके बाद मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद का मिल्कीपुर और विधानसभा चुनावों पर एक बड़ा बयान सामने आया। दानिश अंसारी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जनता परेशान हो गई है। इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ये स्वीकार्य नहीं है। जनता ने भाजपा पर विश्वास दिखाया है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद का हाल एक जैसा, सपा और बीजेपी के सामने तलाश रहे जमीन। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और 2 पर समाजवादी पार्टी ने। वहीं 10वीं सीट पर मिल्कीपुर में यानी इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने हिस्सा लिया था। मिल्कीपुर सीट पर बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि इन सभी 10 सीटों पर बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी के हालात एक जैसे ही रहे। दावा चाहे जो हो, लेकिन हकीकत की जमीन इससे बहुत दूर है। देश के लिए ठीक नहीं होगा, जमाते इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को दी वार्निंग। देश के मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। जमाते इस्लामी हिंद ने इस बिल को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया। जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने कहा कि देश के मुसलमानों की राय है कि ये वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल मौजूदा स्वरूप में पास हो जाता है तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है, जो संविधान की ओर से दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के रुझानों में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पीछे रही। समाचार लिखे जाने तक बीजेपी 41 और आप 29। आपको बताएं कि बीजेपी 42 सीटों पर और आप पार्टी 22 सीटों पर थी, तो वहीं कांग्रेस 1 सीट पर आगे थी। अब दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का आमना सामना हो जाए तो अरविंद केजरीवाल की पतलून गीली हो जाएगी। CAA NRC का विरोध करने वाली शमा सावंत का वीजा हुआ खारिज। भारतीय दूतावास बोला कर्मचारियों को दी धमकी। विदेशों में भारतीय विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली शमा सावंत को भारत आने की इजाजत नहीं दी गई है। उनका वीजा खारिज कर दिया गया है। सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार यानी 7 फरवरी को ये कहा है कि वाणिज्य दूतावास में कुछ लोगों ने ऑफिस टाइम के बाद बिना इजाजत घुसने की कोशिश की थी। ये घटना भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ शमा सावंत को वीजा देने से इनकार करने के मामले में हुई है।
भाजपा को जिताने के लिए राहुल गांधी को बधाई। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर तंज कसते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने भाजपा को कथित तौर पर जीत दिलाने के लिए राहुल गांधी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रामा राव ने कहा कि भाजपा को एक बार फिर चुनाव जिताने के लिए राहुल गांधी को बधाई, बहुत अच्छा। अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद, योगी सरकार से पूछा सवाल। प्रयागराज महाकुंभ हादसे की घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल लगातार इस भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर सही आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अब यूपी की नगीना सीट से सांसद और एएसपी मुखिया चंद्रशेखर आजाद का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने भगदड़ की इस घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया और सरकार पर मृतकों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। नगीना सांसद ने कहा कि सरकार कह रही है कि मौतें सिर्फ 30 हुई है, लेकिन शवों पर अंकित 48 और 61 नंबर साफ दिखाई दे रहे हैं। असलियत कुछ और ही है। अगर मरने वाले 30 थे तो शवों की गिनती उससे ज्यादा कैसे हो रही है? सरकार सच्चाई छिपाकर मृतकों का अपमान कर रही है। अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा का पहला इंटरव्यू। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा से अपनी हार दर्ज कराई है। इस जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में बनने जा रही ये सरकार पीएम मोदी के विजन को दिल्ली में लेकर आएगी। मैं इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को देता हूँ। मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। ये पीएम मोदी और दिल्ली की जनता की जीत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। भाजपा 48 सीटों के साथ आगे रही तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी तीसरे नंबर पर ही रही और न सिर्फ रही बल्कि उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। केजरीवाल खुद अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद उनका पहला बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम सत्ता के लिए राजनीति करने नहीं आए थे। हम दिल्ली चुनावों में हार के बाद केजरीवाल की ये प्रतिक्रिया आई है। आतिशी बोली, ये जंग का समय है। सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से जीत हासिल हुई है। उन्होंने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं भले ही चुनाव जीत गई हूं, लेकिन ये जीत का नहीं बल्कि बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ने का समय है। आज केजरीवाल के चुनाव हारने से कई लोगों के साथ न्याय हुआ है, बोले कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने कहा है कि आज केजरीवाल के चुनाव हारने के साथ कई लोगों के साथ न्याय हुआ है। आशा करता हूं कि जीतने वाली पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करेगी। याचिका हाईकोर्ट में सुनी जानी चाहिए। संभल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। यूपी के संभल में अपनी फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक याचिकाकर्ता की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो हाई कोर्ट में अपनी बात रखे। संभल के मोहम्मद गयूर का कहना है कि 10 और 11 जनवरी को उनके फैक्ट्री पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। संभल प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही से पहले ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया। याचिका में संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया, एसडीएम, सीडीओ और तहसीलदार को पक्षकार बनाकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है। ईरान भारत की दोस्ती अमेरिका को नहीं आ रही रास। अब भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी पर नकेल कसने की हर तरकीब अपना रहे हैं। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अधिक दबाव बनाने की राजनीति के तहत भारत और ईरान की दोस्ती पर हमला करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहले ईरान के चाहबकार कोर्ट पर भारत को दी गई छूट को खत्म करने का फैसला किया। वहीं अब भारत की एक कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट कंपनी और भारतीय नागरिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धरती ही नहीं, कोरोना ने चांद को भी कर दिया ठंडा। साइंटिस्ट ने कर दिया चौंकाने वाला दावा।
कोरोना महामारी ने दुनिया में जो तबाही मचाई थी उसे कई दशकों तक याद रखा जाएगा। अब एक बार फिर कोरोना महामारी सुर्खियों में है, क्योंकि एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने न केवल पृथ्वी बल्कि चांद को भी प्रभावित किया है। पिछले साल की स्टडी में वैज्ञानिकों ने नासा के डिवाइनर लूनर रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट के डेटा का इस्तेमाल कर साल 2017 से 2023 तक चांद के सतह के तापमान का विश्लेषण किया था, जिसमें यह पाया गया है कि 2020 के लॉकडाउन के दौरान तापमान में गिरावट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी गतिविधियों में अचानक आई कमी के कारण चांद भी ठंडा हो गया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।